गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो चैप्टर चल रहा था स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि द्रव की अवस्थाएं, इसमें आपको तीन स्टेट्स पढ़ाई गई, सॉलिड, लिक्विड और गैस। बेसिकली हमने लिक्विड और गैसियस स्टेट के बारे में गैसियस लॉ पढ़े, गैसीय नियम पढ़े। लिक्विड स्टेट और सॉलिड स्टेट जो है वो आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा। तो कल जो हमारा चैप्टर था स्टेट्स ऑफ मैटर वो कंप्लीट हो गया था। अब आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11th 12th या आगे केमिस्ट्री के टर्म में बात करें तो ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें केमिकल बॉन्डिंग, भाई आप क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ना है? केमिकल्स के बारे में पढ़ना है। तो वो केमिकल्स बनते कैसे हैं? आपने पढ़ा H2O, तो H2O में दो एटम हमें पता है यूज़ हो रहे हैं, सॉरी दो एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं, दो तत्व उपयोग हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। ये दोनों मिल करके किस तरह से H2O का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लोरीन Cl2, दो क्लोरीन के एटम अलग अलग थे, क्या ऐसा हुआ कि उन्हें आपस में जोड़ना पड़ा? अगर जुड़े तो जो उनका जो एडिशन है या जो उनको जोड़ना है, इसको हम केमिकल टर्म्स में क्या कहते हैं? तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेंगी। प्लस कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है हमारा, जैसे मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि एटम्स जो होते हैं, छोटे छोटे एटम्स जो हैं वो मिल करके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखने में कैसे होते हैं, तो वो आपको मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि आणविक संरचना में पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। क्योंकि अगर आपको एक सीक्वेंस पता होगा तो ये चैप्टर बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा आपको। तो सीक्वेंस की बात करें तो सीक्वेंस में सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो तो यही आता है ना कि हमको पढ़नी केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग का मतलब क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें पढ़ना है कि बॉन्डिंग का मतलब क्या है और ये होती कैसे है। तो पहला टॉपिक हो गया आपका कि रीजन्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग यानी रासायनिक बंध बनने के कारण, बंध क्या होता है और ये क्यों बनता है। इसके बाद सेकंड आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा वैलेंसी का। जब आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आप पढ़ेंगे वैलेंसी यानी कि संयोजकता। अभी भी आपको बताई जाती है। तो आखिर ये संयोजकता क्या होती है? संयोजकता का मतलब हिंदी वर्ड से अगर निकालें तो इसका मतलब है संयोजित करना, मतलब जोड़ना। यानी कि वैलेंसी ही कहीं ना कहीं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली, जिसकी वजह से जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में आकर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है, और उसके बाद संयोजकता का यहाँ पर क्या मतलब है, संयोजकता क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर थर्ड टाइप जो आपको पढ़ना है, जो थर्ड टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग यानी कि बंधों के प्रकार। जो आपके बंध बनेंगे, जो बॉन्ड्स बनेंगे, उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है वो है आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बंध। कि आयनिक बंध क्या होते हैं, ये किन परमाणुओं के बीच किन अवस्थाओं में बनते हैं, यानी किन कंडीशंस में ये बॉन्ड बनते हैं, या कब जो है बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड कहलाएगा। आयनिक बॉन्ड की ऐसी क्या स्पेशलिटी होती है कि इसको अलग से आयनिक बॉन्ड नाम दिया गया, आयनिक बंध इसको नाम दिया गया, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। इस तरह के बॉन्ड बनाने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या गुण होते हैं, ये हमें आयनिक बॉन्ड में पढ़ना है। देन सेकेंड आपका बॉन्ड आ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको कहा जाता है सहसंयोजी बंध। तो ये सहसंयोजी बंध क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है, क्यों हमारे जो एटम्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाते हैं, तो ये इसमें रीज़न पढ़ने को मिलेगा। और जब आप कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे और आयनिक बॉन्ड पढ़ लेंगे तो एक थर्ड टॉपिक आपको फिर पढ़ना पड़ेगा पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड। कल मैंने आपको जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया था यानी कि अंतराणविक बलों के बारे में पढ़ाया था, तो वहाँ पर ये पोलर वर्ड आया था। डाइपोल वर्ड आपने सुना था, द्विध्रुव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि द्विध्रुव आकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। तो वहीं से आता है कि कुछ बॉन्ड जो होते हैं हमारे, कुछ बंध जो होते हैं वो नेचर में पोलर होते हैं। पोलर होने का मतलब है कि ध्रुवीय होते हैं, उसमें ध्रुव पाए जाते हैं। और नॉन पोलर होने का मतलब है अध्रुवीय होते हैं, उसमें कोई ध्रुव नहीं पाया जाएगा। और ध्रुव से यहाँ मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी एक अणु में
धन आवेश तथा ऋण आवेश का होना। तो ये आवेश कहाँ से आता है, पोलैरिटी कहाँ से आती है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसके बाद 4 टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है ऑक्टेट रूल। मैं बताता भी चला आ रहा हूँ कि जो बॉन्डिंग होती है या जो वैलेंसी जो होती है, ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती है, हमारे अष्टक के नियम। ऑक्टेट रूल को हिंदी में कहते हैं अष्टक का नियम। तो इस अष्टक के नियम में हमको ये पढ़ना है कि जो हमारे जितने भी एटम होते हैं, जितने भी हमारे परमाणु, उनके बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने नेसेसरी हैं। मतलब अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो फिर वो जो एटम होता है हमारा वो अस्थायी माना जाता है, वो अनस्टेबल माना जाता है। और जितने भी हमारे एटम्स होते हैं या जितने भी आपने एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनके जो एटम्स होते हैं, मैंने जितने भी आपने तत्व पढ़े हैं, उनके जो परमाणु होंगे वो हमेशा यही कोशिश करते रहते हैं कि उनका अष्टक जो है वो पूरा रहे, उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट रहे। कुछ हमारे पास एटम्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारी जो नोबल गैसेज हैं, जो अक्रिय गैसें हैं, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टन है, ज़ेनॉन है, रेडॉन है, तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट पाया जाता है, इनका अष्टक पूर्ण होता है। इस वजह से ये सबसे स्थायी गैसें मानी गई हैं, अक्रिय गैसें मानी गई हैं और ये रिएक्शन नहीं करती हैं। इस कॉन्सेप्ट को तो इस तरह से समझिए कि आज के इस बिज़ी शेड्यूल में हम सब ये चाहते हैं कि काम कम करना पड़े और पैसे खूब मिलें, या फिर काम करना ही ना पड़े, बस पैसे आते रहें और हम बस घूमते रहें और खाते रहें, पीते रहें, यही हम सबकी डिमांड होती है। लेकिन हम सबको पता है कि ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। हमारी सोसाइटी में हैं कुछ लोग जैसे कि अंबानी हैं और क्या कहते हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, ये सब ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने अपने टाइम पर इतनी मेहनत कर ली कि अब अगर चाहें तो इनके जो बच्चे हैं वो आराम से बैठकर खा सकते हैं। लेकिन हाँ, वो मेहनत करते रहते हैं, वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर चाहें तो खा सकते हैं। ऐसे ही हमारे केमिस्ट्री का जो फैमिली, हमारी केमिकल जो फैमिली है, इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल में आपने जो एलिमेंट्स पढ़े हैं, उनमें से जो हमारे एलिमेंट हैं जिनको हमने नोबल गैस नाम दिया हुआ है, अक्रिय गैसें या आदर्श गैसों के नाम से हम जिन्हें जानते हैं, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इन सबके अष्टक जो होते हैं पूर्ण होते हैं, इनके ऑक्टेट कंप्लीट होते हैं, जिस वजह से ना ही इन्हें ज़रूरत होती है किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, ना ही इनको ज़रूरत होती है किसी को इलेक्ट्रॉन देने की, और इसीलिए ये जल्दी किसी से भी केमिकल रिएक्शन शो नहीं करती। मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ती है और इनकी एनर्जी जो है वो स्टेबल रहती है, स्थायित्व इनमें बना रहता है। तो अष्टक का नियम यहीं से निकल के आता है कि बाकी जितने एटम्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, बहुत सारे ऐसे एटम हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो हमेशा ट्राई करते रहते हैं कि कुछ भी करके हमारा जो ऑक्टेट है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और इस ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ही ये जो हमारे एटम्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनों को साझा करते हैं, या फिर कोई एक एटम है जिसका नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, और एक एटम है जिसका नेचर है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का। यानी एक परमाणु है जिसका जो गुण है वो इलेक्ट्रॉन दान देने का है, और दूसरे परमाणु का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण है। तो अगर ऐसे दो परमाणु एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो वहाँ पर डोनेशन और एक्सेप्शन हो जाता है। तो उस कंडीशन में जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होता है, जो उनके बीच में बल कार्य करता है, उस बल को ही, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही यहाँ पर नाम दे दिया गया बॉन्ड। इसको बॉन्ड इसलिए नाम दिया गया क्योंकि बॉन्ड जो होता है एक प्रॉमिस होता है। जैसे हम सब LIC के बारे में हम सब जानते हैं, हम अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हम जाते हैं LIC ऑफिस, और वहाँ पर उनको कुछ पैसे जो है मंथली या ईयरली या एक साथ हमें ऑप्शन मिलता है कि आप चाहें तो एक साथ पे कर सकते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में वो हमारी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हमको प्रॉमिस करते हैं। लेकिन ये प्रॉमिस सिर्फ कहने से नहीं कंप्लीट होता है कि हमने उनसे कह दिया कि ठीक है हम आपको पैसे दे रहे हैं, उन्होंने हमसे कह दिया ठीक है आपको अगर कुछ भी होता है तो हम आपको जो है रिकवरी देंगे आपकी। लेकिन ये सिर्फ कहने से तो होगा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, पेपर वर्क कंप्लीट करते हैं, जिसको बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। LIC बॉन्ड के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक यहाँ पर भी वही चीज़ होती है कि जब दो एटम्स आपस में डिसाइड करते हैं ठीक है हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, तो हम आपका इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, आप हमारा इलेक्ट्रॉन शेयर करो तो आपका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये शेयरिंग जो होती है ये एक प्रॉमिस के रूप में होती है, मतलब एक वादा करते हैं एक दूसरे को कि
हम दोनों एक दूसरे का इलेक्ट्रॉन जो है साझा करते रहेंगे तब तक जब तक हमें आसपास कोई दूसरा ऐसा परमाणु नहीं मिलता, कोई ऐसा एटम नहीं मिलता जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराए बॉन्ड बनाने में, जो हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराए। और इसीलिए बॉन्ड जो है वो बनते भी रहते हैं और टूटते भी रहते हैं। केमिकल रिएक्शन जो हमने पढ़ी थी, हमने रासायनिक अभिक्रियाओं में यही पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि जो हमारे केमिकल बॉन्ड हैं, जो रासायनिक बंध हैं, वो टूटते और बनते रहते हैं। और ये डिपेंड करता है एनर्जी पर, यानी कि ऊर्जा पर। तो वहाँ से ऑक्टेट रूल से ये पॉइंट निकल के आता है कि इलेक्ट्रॉन्स या तो शेयर किए जाते हैं या इलेक्ट्रॉन डोनेट और एक्सेप्ट होते हैं, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा परमाणुओं के बीच या फिर इलेक्ट्रॉन जो है दान दिए जाएंगे और ग्रहण किए जाएंगे। तो उस कंडीशन में उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगा उसका नाम इन्होंने बंद रख दिया। तो ये आपको ऑक्टेट रूल में पढ़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ना है अष्टक नियम के बाद वो है लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें आपको लुईस का डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना है, लुईस की बिंदु संरचना पढ़नी है कि किसी भी अणु में, किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स हैं वो किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, कौन सा एटम किस एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन साझा कर रहा है, और उनके बीच किस तरह का बंध बन रहा है, किस तरह का बॉन्ड बन रहा है, ये हमें लुईस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा। हम इसमें स्टडी करेंगे। देन सिक्स्थ पॉइंट जो आएगा हमारा वो आएगा रेजोनेंस। रेजोनेंस वर्ड का मतलब हिंदी में होता है अनुनाद। और इसमें होता क्या है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जो साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन हैं, वो क्या कर सकते हैं, सर्कुलेट कर सकते हैं, घूम सकते हैं अलग अलग। भाई जब कोई एक मॉलिक्यूल की हम बात करते हैं तो एक मॉलिक्यूल जो है वो तो दो या दो से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता है। तो ये जो एटम्स होते हैं हमारे, जो मॉलिक्यूल्स को बना रहे हैं, यानी कि जो परमाणु अणुओं को बना रहे हैं, उनके बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हर एटम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर एटम पर ये बटा होता है। तो किस समय किस एटम पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और किस समय किस एटम पर इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ने को मिलेंगी उसके रेजोनेंस में, उस कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो हमें रेजोनेंस पढ़ना है, यानी कि अनुनाद संरचनाएं पढ़नी है। फिर इसके बाद सेवेंथ कॉन्सेप्ट जो आता है वो आता है बॉन्ड के पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स हिंदी में से कहते हैं बंध प्राचल। मतलब है कि जो बॉन्ड बन रहा है उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी कि बॉन्ड की लेंथ कितनी है, बॉन्ड का एंगल कितना है, बॉन्ड की एनर्जी कितनी है, बॉन्ड बन रहा है तो कौन सा बॉन्ड बन रहा है, सिंगल बन रहा है, डबल बन रहा है, ट्रिपल। यानी हिंदी में कहें तो बंध की लंबाई कितनी है, बंध कितना कोण बना रहा है, बंध की ऊर्जा कितनी है। अगर हमें बंध की ऊर्जा पता होगी तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें किसी भी बंध को तोड़ने के लिए कितनी ऊर्जा देनी है। भाई दो बंधों के बीच आप मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रेजेंट है, तो अगर आपको बॉन्ड तोड़ना है तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और उस मॉलिक्यूल के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, बंध जो है वो टूट जाएगा। तो ये सब हमें बंध प्राचल में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ तक आपका बॉन्ड का कॉन्सेप्ट चलेगा, यहाँ से लेकर के ये पूरा ये है बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट कि बॉन्ड क्या है, कैसे बन रहे हैं, क्या उनका टाइप है। इसके बाद जो 8th टॉपिक है वो इनसे थोड़ा हट करके, इसको कहते हैं VSEPR, वेस्पर थ्योरी। इसका हिंदी में नाम होता है संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, यानी कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, ये यहाँ पर P होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। यानी कि जब हमारा बॉन्ड बनता है, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पर ले लें, पूरा आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ आपको हिंट दे रहे हैं कि हाइड्रोजन है या क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है, हम सबको पता है, लेकिन क्लोरीन के पास होते 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, और एक यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो शेयर हुआ है, एक इस क्लोरीन ने शेयर किया है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से किसी भी एटम के पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन होंगे, एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे और एक होंगे एंटी बॉन्डिंग, मतलब कि एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन ने कोई भी शेयरिंग नहीं करी है, कोई साझा नहीं किया है, और वो उन इलेक्ट्रॉनों ने बंध बनाने में, यानी कि बॉन्ड बनाने में हेल्प नहीं करी है, पार्टिसिपेट नहीं किया है। और एक इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पेयर वाले, यानी कि बंध युग्म वाले इलेक्ट्रॉन जिनके बीच में बंध बन रहा है।
तो यहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि जो एकल युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी कि बंद युग्म के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण प्रदर्शित करते हैं यानी रिपल्सन शो करते हैं। और इस रिपल्शन के शो करने की वजह से जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं, इनकी जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो संरचना जो होनी चाहिए वैसी ना हो करके संरचना में थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो ये हमें वेस्पर थ्योरी में यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रेजोनेंस थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा। फिर अब जब हम यहाँ पर प्रतिकर्षण के बारे में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि संरचनाएं बदल रही हैं, तो फिर हमें 9th कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ जाता है कि ये जो स्ट्रक्चर की चेंजमेंट आया, जो संरचनाएं जो हमारी चेंज हुई हैं, इनको हम सुधार कैसे सकते हैं, इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में हमें पढ़नी पड़ेगी मॉडर्न थ्योरीज, हमें पढ़नी है मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग। मॉडर्न थ्योरीज ऑफ बॉन्डिंग को कहते हैं सहसंयोजी बंध का आधुनिक सिद्धांत। इसमें आपको 3 थ्योरी पढ़नी है, जिसमें से सबसे पहली है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT जिसे कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी कि संयोजी बंध सिद्धांत। सेकंड आपको पढ़नी है हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम कहते हैं हिंदी में संकरण। और थर्ड आपको पढ़नी है MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसको हिंदी में कहते हैं आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये 3 आपको मॉडर्न थ्योरीज पढ़नी है बॉन्डिंग की। एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा 10th टॉपिक, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध, और चैप्टर हमारा समाप्त। तो ये इतने जो टॉपिक आज आपको बताए गए हैं, ये टॉपिक हमें हमारे केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यानी कि रासायनिक बंधन तथा आणविक संरचना में पढ़ने हैं। तो आप अगर इसी सीक्वेंस में, इसी सीरियल में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर को, तो आपको चैप्टर बहुत ईजी लगने वाला है। भाई चैप्टर है, कोई बहुत बड़ा हुआ तो है नहीं, है ना, कि समझ में नहीं आएगा। कुछ ना कुछ उसके कॉन्सेप्ट होंगे जो अगर हम एक एक करके क्लियर करते चले जाएंगे कि हाँ इसका रीज़न क्या था। और याद रखिएगा कि किसी भी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आपको उससे पहले जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा है वो आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप अगला कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हर एक जो टर्म है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बॉन्ड के बाद आपको जो वैलेंसी पढ़नी है, तो वैलेंसी से ही बॉन्डिंग जुड़ी हुई है, और वैलेंसी ही जुड़ी हुई है हमारे ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक के नियम से। तो हर एक चीज़ एक दूसरे से क्या हुई है, यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये आपने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, मतलब कि टॉपिक्स के बारे में इनको बताया गया है, इनको एक नज़र देख लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ बच्चे यहाँ कोचिंग्स में पढ़ भी चुके होंगे, वेल एंड गुड, उन्होंने पढ़ लिया है, तो भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप ध्यान से, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो आगे जो एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर के भेजे जाएंगे उसे बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आपके स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें हमारे पहले टॉपिक का, जो कि है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना ज़रूरी होता है कि आखिर में बॉन्डिंग का मतलब क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ी। तो हम सबको पता है कि हमारे आसपास जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है, और उन पार्टिकल्स को क्या कहा गया है, एटम्स कहा गया है। यानी कि हमारे आसपास जितने भी हम द्रव देख रहे हैं, जितने भी हम पदार्थ देख रहे हैं, वो सब बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। और इन कणों को, इन छोटे से छोटे कणों को क्या कहा जाता है, परमाणु कहा जाता है या फिर तत्व कहा जाता है। परमाणु किसके होते हैं, तत्व के ही तो होते हैं। जो एटम्स होते हैं वो एलिमेंट्स के होते हैं। फिर ये जो परमाणु हैं ये आपस में जुड़ते हैं। हो सकता है कि एक समान परमाणु जुड़े, जैसे कि ऑक्सीजन के एटम जुड़ करके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो या फिर अलग अलग एटम जुड़े, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स से जुड़ करके वाटर का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। लेकिन ये कंफर्म है कि जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइंड होकर के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। यानी कि परमाणु जो हैं वो आपस में मिलकर के अणु बनाते हैं, और अणु जो हैं वो मिलकर के
जैसे कि वाटर के एक मॉलिक्यूल की बात करें तो वो तो H2O होगा, लेकिन एक बूंद पानी की बात करें तो उस एक बूंद पानी में, एक ड्रॉप ऑफ वाटर में बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या कंपाउंड बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स ने कंपाउंड को बनाया, या मैटर जो अभी आप पढ़ के आ रहे हैं द्रव, उसे बनाया। और मैटर जो हैं ये सारे द्रव आपस में मिलकर, ये सारे पदार्थ मिलकर के क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, यानी कि हमारे ब्रह्मांड की संरचना करते हैं। तो स्टार्ट होता है अब यहीं से कि जो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी हमारी एटम, यानी कि परमाणु। तो परमाणु आपस में एक दूसरे से जुड़े, तो क्यों जुड़े? तो बात आती है कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में यानी कि प्रकृति में अस्थायी होते हैं। जो हमारे परमाणु, किसी भी तत्व के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। लेकिन किसको छोड़ करके, जो हमारी अक्रिय गैसें हैं, जो इनर्ट गैसेस हैं, उनको छोड़ करके, जो हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, जो अक्रिय गैसें होती हैं, इनके परमाणुओं को छोड़कर शेष सभी जो हमारे तत्व अभी तक हमें ज्ञात हैं, उनके परमाणु जो होते हैं वो प्रकृति में अस्थायी होते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं। और वो स्टेबिलिटी पाने के लिए जो हमारे एटम्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद जो है वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो फिर कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिला कि भाई जुड़ते क्यों हैं। तो हमने कहा सबसे पहले कि जो एटम्स होते हैं वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, यानी कि जो परमाणु हैं वो किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। लेकिन बाद में जो हमने स्टडी किया तो हमने पाया नहीं, एटम्स के बाद भी छोटी यूनिट्स आती हैं, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम ना होकर के उनसे भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल आते हैं, यानी कि उप परमाणविक हमारे पास कण होते हैं, जिनको हमने नाम दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें से जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो तो हमारे नाभिक में यानी कि न्यूक्लियस के अंदर बंद रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलेट करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। और किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करना हो, किसी दूसरे परमाणु से बंध बनाना हो, बंध तोड़ना हो, ये सारा का सारा कार्य जो होता है इलेक्ट्रॉन्स का होता है। क्योंकि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो नाभिक के अंदर बंद है, वो न्यूक्लियस के अंदर क्लोज रहते हैं, तो उनका तो कोई यहाँ पर रोल प्ले होता नहीं है। जो मेन रोल प्ले होता है वो कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स की थ्योरी पढ़ी तो हमने शेल्स की थ्योरी पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन पाए कहाँ जाते हैं, तो कोश में पाए जाते हैं, यानी कि शेल्स में पाए जाते हैं। और शेल्स को हमने ऑर्बिट कहा या कोश कहा हिंदी में। तो फिर हमने कहा कि जो शेल्स होती हैं ये 1, 2, 3, 4 इस तरह से बढ़ती हैं, या फिर के एलिमेंट शेल, अलग अलग शेल्स पाई जाती हैं, जिसमें जो सबसे बाहर की जो कोश होगा, जो बाहर की शेल होगी, उसको कहा जाता है आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम, यानी कि बाह्यतम कोश, किसी भी परमाणु का बाह्यतम कोश। और जब कोई परमाणु किसी भी संरचना में भाग लेता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, तो सबसे पहले उसके बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही जाकर के क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बॉन्डिंग है वो डिपेंड करेगी इस बात पर कि किसी भी एटम में आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। अगर किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो हम ये मानते हैं कि उसका अष्टक जो है वो पूर्ण है, उसका ऑक्टेट जो है कंप्लीट है। और ऑक्टेट कंप्लीट होने वाले जो एटम्स होते हैं वो नेचर में स्टेबल होते हैं, वो प्रकृति में स्थायी होते हैं, और स्थायी होने की वजह से वो जल्दी किसी से भी बॉन्डिंग नहीं करते हैं, ना ही उन्हें बॉन्डिंग करने की ज़रूरत होती है। यानी कि जब वो पहले से स्थायी हैं तो उन्हें स्थायित्व ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन वे सभी परमाणु जिनका आउटर मोस्ट शेल या जो बाह्यतम कोश है उसमें अष्टक पूर्ण नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो अपने आसपास जो परमाणु उपस्थित होते हैं, जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनके पास जाते हैं और उनसे अपने नेचर के अकॉर्डिंग, अपनी प्रकृति के अनुसार इलेक्ट्रॉनों का, अपने बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, या तो साझा करते हैं, यानी कि या तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, या फिर अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या एक्सेप्ट करके, दान देकर या ग्रहण करके दूसरे परमाणुओं के साथ बंध बनाते हैं और अपने स्थायित्व को पूरा करते हैं। और ये जो प्रक्रिया है, ये जो पूरी प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने की या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट और डोनेट करने की, यही प्रक्रिया कहलाती है बॉन्डिंग, यानी कि बंधन।
तो आज के लिए आपको इतना ही यहाँ पर इस टॉपिक को रोक रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक ही दिन में समझा देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इस वीडियो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिएगा। अगर एक बार में आपको बात नहीं समझ में आती तो आप रिपीट करके भी वीडियोस को देख सकते हैं, और कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।